So let's start the lecture. You need to give 1 more minute. ओके सो हम लोग आगे मज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में. EM वेव ऐसा हेडिंग डाला हुआ है. What are they and how they are related with the stuff that we have gone by. और एग्जाम में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, उन सारे पॉइंट्स को समझेंगे. EM का मतलब शॉर्ट भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव. पेपर डिस्कशन पेपर बचा था क्या अभी? मेरे को याद नहीं आ रहा. कुछ क्वेश्चंस थे शायद. ओके मुझे सॉल्यूशंस भेज दीजिए ना बाद में. 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए थे. आई मिस दोस. चलेगा, तो हम लोग अभी इसको आगे बढ़ा लेते हैं और लर्न कर लेते हैं आज. और इसका सोल्यूशन मैं इसका सोल्यूशन आज पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप पे. उसके बाद भी अगर आपका डाउट आता है तो आप ग्रुप पे बोल सकते हो और फिर कल उसको डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट हाफ में. इसको अभी आप कवर कर सकते हैं. आज बहुत छोटा सा चैप्टर है, हालांकि वैसे बहुत बड़ा है लेकिन अपने लिए काफी लिमिटेड है और 1-2 क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आते हैं. तो आज हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं और जो 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर के बचे हुए हैं उनको मैं सॉल्व करके ग्रुप पे डालता हूँ. और चलेगा. सो अभी तक आपने जो पढ़ रखा है, अगर मैं उसको समराइज करूँ तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है. आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे. थोड़ा सा पेस अप करेंगे तो हो जाएगा, वरना कल तक हम लोग इसको कवर कर लेंगे. 2 लेक्चर्स में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी जानते हो वेव के, बस उसे लिंक करने की जरूरत है. और इसको और भी डिटेल में, इसका एक एग्जांपल होता है लाइट. अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल है लाइट. और लाइट को हम लोग सेपरेटली डील करने वाले हैं डिटेल में. तो जब भी हम लाइट को एज अ वेव पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज को ही पढ़ रहे होंगे. तो इसका एग्जांपल अलग से पढ़ा जाएगा डिटेल पे, और इसके जो बेसिक रूल्स है वो प्रोबेबली 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ रखा है, मैं आपको कवर आपका बैकअप रेडी कर देता हूँ और आपको फिर से रिलेट करना आसान होगा. तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ चुके हो. एम का मतलब होता है मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक से रिलेटेड होता है. मैग्नेटिज्म आप पढ़ चुके हो, और वेव भी आप पढ़ चुके हो. सो इस पे जो तीनों टर्म्स इन्वॉल्व है, ऑल द 3 टर्म्स के बारे में आप लोगों ने सेपरेटली आपने पढ़ रखा है. सिंस आपने सेपरेटली तीनों चैप्टर्स को पढ़ रखे, डिटेल में पढ़ रखे हैं इन डेप्थ, ये क्या कर रहा है, इन तीनों को मर्ज कर रहा है. मर्ज करके एक नया थ्योरी बना रहा है, यानी तीनों का जो कंबाइंड थ्योरी है वो बना रहा है. सिंस हम उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, तो लिंक करने में अपने को बस समझना है कि हाउ दे आर लिंकिंग एंड व्हाट एल्स इट क्रिएट्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा था? आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था. चार्ज की स्टोरी होती है, चार्ज के साथ साथ एक फील्ड आती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. बाकी सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट था.
एक चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, फिर दूसरा चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा, पोटेंशियल के टर्म में देख सकते हैं, एनर्जी के टर्म में देख सकते हैं, टॉर्क और व्हाटएवर डाइपोल मोमेंट्स और जो भी था वो सारा कुछ पढ़ा आपने। फिर बाद में आपने देखा कि ये चार्ज रेस्ट पर था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। जब ये चार्ज मूव करने लगा तो इसको हमने करंट बना दिया। मूविंग करंट के बारे में आपने देखा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। सो आपने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में बहुत सारी स्टोरीज को कवर की है, बहुत सारी स्टोरीज को कवर की है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, सर्किट्स देखे हैं, उसमें करंट को देखा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड थिंग्स ना। सबका रूट कॉज अगर आप देखोगे तो चार्ज है और या करंट है। अगर हम चार्ज और करंट को समझते हैं तो चार्ज और करंट दे आर द सेम स्टोरीज। द ओनली थिंग दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि अगर एग्जांपल से आप देखो ना, लेट्स से आपके पास एक चार्ज क्यू है और एक पर्सन ए है, और ये जो पर्सन ए है और जो चार्ज क्यू है वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है, एक ही प्लेटफॉर्म पर, मे बी अर्थ में। सो अगर ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और ए इज एट रेस्ट इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको लगेगा कि या ए का ऑब्जर्वेशन आएगा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज है, इसकी वजह से किसी स्पेस पे आप देखेगा या फील करेगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी, इस स्पेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। जबकि लेट्स से कि एक दूसरा बंदा है बी, और वो मे बी लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। इस फ्रेम को अगर हम रेस्ट में बोलते हैं और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस बंदे से जब आप पूछोगे तो इस बंदे को सेकंड बी पर्सन को क्या एक्सपीरियंस हो रहा होगा और क्या ऑब्जर्वेशंस आ रहे होंगे। सो बी का ऑब्जर्वेशन आएगा कि बी, हम लोग जानते हैं जिस फ्रेम पर होगा तो बी को वो फ्रेम रेस्ट पर नजर आएगा और ये वेलोसिटी रिटर्न करके क्यू को मिलेगा, तो उसको लगेगा कि क्यू इधर जा रहा है वी वेलोसिटी से, रिलेटिव मोशन। सो बी का ऑब्जर्वेशन होगा कि क्यू इज मूविंग डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स बी को ये पता चलेगा कि एक चार्ज फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स बी का ऑब्जर्वेशन आएगा कि एक करंट चल रही है, मीनिंग बी को ऑब्जर्व होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। नाउ इफ यू लुक केयरफुली, हमारे पास स्टोरी एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है, चार्ज एक ही है, और वो जिस भी सिचुएशन में रखा हुआ है उस पे उसको आप टच नहीं कर रहे हो, सिंपली आप अपना प्लेटफॉर्म बदल रहे हो। तो आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड महसूस होती है, जबकि कॉज के साथ आप कुछ भी डिस्टरबेंसेस नहीं कर रहे हो। व्हाट डज दैट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स कि हमारे पास अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। अगर कोई चीज इस बात पर डिपेंड करती है कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब है वो चीज एग्जिस्ट कर रही होती है। दैट मीन्स स्पेस पर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं अगर कोई चार्ज है तो। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, किस फील्ड के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। एक तो ये इंडिकेशन आता है कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा इंडिकेशन ये मिलता है या फिर दूसरा कंक्लूजन ये मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, कन्वर्टिबल है। इलेक्ट्रिक, जैसे अगर ए पर्सन को केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आया है, इसका मतलब उस समय मैग्नेटिक फील्ड टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर किसी को टोटली बी नजर आया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। So point is कि electric field and magnetic field, they are not the separate, they are the same thing, and they appears depending upon our frame of reference. ये मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है या कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का कि अगर हम यूनिफॉर्म प्लेट वेलोसिटी से चलते हैं, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम पर रहते हैं, तो नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम पर रूल्स हमारे नहीं बदलते। आई मीन फिजिक्स के रूल्स इनवेरिएंट होते हैं नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम पर। मतलब अगर हम इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं तो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा, राइट, और जो ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन आएगा वो कंसिस्टेंट होंगे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वाला चेंज नहीं रहा होगा। सो कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज अगर होता है या फिर करंट होता है, दोनों में से कोई भी होगा तो दोनों फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, और जब जिसको जैसा प्लेटफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग उनका ऑब्जर्वेशन मिलेगा।
इसीलिए फिर ये पता चला कि जब ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो इसको हम एक नए नाम से बुला लेते हैं, तो इसको बुलाते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड का नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दे दिया। उसी से रिलेटेड आपने देखा था इंडक्शन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, और फिर इंडक्शन कुछ होता है। मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जिससे ईएमएफ आता है, फिर करंट आती है, फिर ये स्टोरीज बनती है। ये आपका अभी बैकग्राउंड है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और इसके डिटेल्स में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात कर रहे हैं। आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये तो फील्ड्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। वेव तो इंटायरली डिफरेंट इशू हुआ करता था। वेव वाज लाइक कि एनर्जी प्रोपगेट करता है, मोमेंटम प्रोपगेट करता है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम और समथिंग लाइक, और विदाउट मूवमेंट ऑफ द मीडियम। कुछ ऐसा डिस्टरबेंस होता है जो मूव करता है। तो यहाँ पर डिस्टरबेंस कैसे बना और क्यों मूव कर रहा है, उसको समझते हैं कि कैसे वो फील किया गया और फिर क्या क्या रूल्स है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, और इनफैक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ करके उसको स्टार्ट करता हूँ। आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। और लेट्स से कैपेसिटर का एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ये सर्किट लेते हैं। इज इट बेस्ड ऑन योर थिंकिंग लेवल, राइट? आपको थिंक करना है और कोशिश करनी है आंसर करने की, या फिर एटलीस्ट कंसर्न क्या है वो भी समझना काफी हो रहेगा। लेट्स से कि अगर आपने यहाँ पर एक ईएमएफ की बैटरी लगाई और टी इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन किया है, ये कैपेसिटर था। और जाहिर सी बात है इस पे रेजिस्टेंस भी होगा, अगर आइडियलिस्टिक नहीं है हम लोग तो एक रेजिस्टेंस भी है, तो आरसी सर्किट हो गया। आप जानते हो कि इस पे करंट चलना स्टार्ट होती है। किसी टाइम पर कितना करंट होता है वो आपको पता रहता है, या फिर कितना चार्ज इस पे बिल्डअप हो रहा होगा वो भी पता रहता है, आपने डिटेल में सॉल्व किया होगा। सो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्यू चार्ज है, लेट से आई करंट है, और उसी टी टाइम को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। अभी स्टडी स्टेट अचीव नहीं हुआ है, स्टडी स्टेट की सिचुएशन से पहले की बात है। ना वी नो कि जो करंट होती है, जिस करंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं करंट इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ चार्ज। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि करंट जो होता है हमारे कंडक्टर्स में कैसे चलती है, तो कंडक्टर में चलने वाली करंट के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, वो ड्रिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। बहुत सारी स्टोरीज को डिटेल में देखा हुआ है। सो इस बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है, समझ में आता है, आता है करंट चल रही है, समझ में आता है, यहाँ तक है करंट। इसके बाद सडनली करंट यहाँ से चलती हुई हमको नजर आती है और इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर आती है। हमारा फोकस इस बीच वाले जोन पर है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या हुआ। सो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कैपेसिटर के बीच में तो एयर थी या फिर वैक्यूम था, एंड इट वाज अपीयरिंग लाइक कि कोई करंट यहाँ पर आया और फिर यहाँ से करंट निकल गया। करंट तो कंडक्टर में चलता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। करंट के बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि करंट चार्ज के फ्लो से होता है। आपने देखा था यहाँ पे जो भी चार्ज आया तो वो यहाँ अक्यूमुलेट हुआ, और कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं गया। क्या कोई चार्ज गया फ्रॉम फर्स्ट प्लेट टू अनदर प्लेट? नो, देयर वाज नो चार्ज मूविंग, नॉट एट ऑल। हाँ, गॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ, सो उसकी वजह से ये करंट तो जस्टिफाइड है सेकेंड हाफ की। फर्स्ट हाफ की करंट जस्टिफाइड है। व्हाट हैपेंड इन बिटवीन? In between, there was no conducting wire, first of all. Neither there was moving any charge. तो फिर ये सर्किट तो हमारा डिसकनेक्टेड सर्किट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे करंट को चलना है तो करंट एक क्लोज लूप पे चलती है। आपने जितने भी सर्किट सॉल्व किए हैं, कंडक्टिंग वायर क्लोज्ड होगा तभी, या क्लोज लूप बन रहा होगा तभी करंट उस पर चलती है, अदरवाइज तो करंट चलती नहीं है। जैसे अगर ये लूप हो, अगर आप यहाँ पर कट कर दो या अलग कर दो, तो फिर इस गैप से करंट निकल ही नहीं सकती है, तो उसको करंट ही नहीं फ्लो करेगा। सो माय क्वेश्चन इज दिस कि हाउ दिस सर्किट इज कंप्लीटेड व्हिच वी हैव अंडरस्टूड, और जिसको हम पढ़ रहे थे, तो ये सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ जब यहाँ से करंट जाने का कोई व्यवधान नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो
क्या आपको एटलीस्ट ये समझ में आता है कि देयर हैज टू बी समथिंग जिसकी वजह से ये जस्टिफाइड हो कि करंट हमारा यहाँ पे चल रहा है, और अगर हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाते करंट यहाँ पे चल रहा है तो इसका मतलब है सर्किट इनकम्प्लीट है, इट्स नॉट अ क्लोज लूप, इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ एनी करंट, so there should not be any current, that means there should not be this kind of circuit, that means there should not be anything that we have studied related to the capacitors. कैपेसिटर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें प्लेट्स आप देखते हो दूर दूर रखी जाती है, टच में कुछ नहीं होता है। इंडक्टर का एग्जांपल लोगे तो उसमें देखो वायर होता है, वायर से करंट चलती है, सब जस्टिफाइड है। रेजिस्टेंस देखते हो, वायर होता है, वायर से करंट चलती है, सब जस्टिफाइड है। बैटरी एक डिवाइस होती है, बैटरी के अंदर खुद ही ड्राइवर होता है करंट को चलाने वाला, जस्टिफाइड है। कैपेसिटर में तो ड्राइवर होता नहीं है, उसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, उसके अंदर कोई लिक्विड ऐसा कुछ तो फिल करके हम लोग रखते नहीं है। हाउ दिस इज हैपनिंग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होने का, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो क्या आप ये सोच सकते हो कि क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, और क्या ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी आया पढ़ते टाइम कि ये करंट कैसे एक सर्किट पे चले, क्योंकि सर ने बोला है कि करंट को चलने के लिए लूप का रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप उसको समझोगे तो आपके दिमाग में आएंगे, और एटलीस्ट अब आपको सोचने में मजबूरी होगी कि किस वजह से करंट कंप्लीट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन ये रूट कॉज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इसने काफी कुछ हेल्प किया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे करंट चलता है, डेफिनेटली करंट चलता है। अगर करंट चलेगा नहीं तो करंट कंप्लीट नहीं करेगा, करंट कंप्लीट नहीं करेगा तो सर्किट पे वो चल नहीं सकता। So current has to run in a closed circuit, and it has to be completely closed. Okay, so आपने कुछ लिखा है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इंडक्शन से पीडी आया और करंट फ्लो हुआ। हाँ, इंडक्शन से पीडी आया, ये समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद हमारा ये क्वेश्चन है करंट फ्लो कैसे किया। करंट को फ्लो करने के लिए व्हाट डू यू वांट टू से कि क्या चार्ज मूव किया। करंट तो तभी चलता है ना जब चार्ज आता है। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ पर गया, और क्यू चार्ज वैक्यूम में कैसे चला जाएगा? क्यों? क्योंकि चार्ज को चलने के लिए कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर को वो छोड़ नहीं सकते। ये लॉजिक तो समझ में आता है थ्योरेटिकली कि पीडी आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा तो करंट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आता है और रेजिस्टेंस होता है तो करंट जाता है। दो प्लेट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो तो क्या वहां पर और उनके बीच में कोई कनेक्शन ना रखो तो क्या करंट चलेगा? नहीं चलेगा। There has to be charge and there has to be medium in which charge can move. Charge is not moving सर between the place. Yes. सर बट लाइक एक दो प्लेट्स है तो दोनों के पास अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसमें इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं क्योंकि लेफ्ट वाली प्लेट के कम हो रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहा है, करंट राइट में जा रहा है। और इसमें राइट वाली प्लेट में उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में आ रहे हैं और करंट राइट में जा रहा है, ऐसा। हाँ, तो बीच में क्या हो रहा है प्लेट्स के बीच में? आई मीन प्लेट के बीच में करंट्स कैसे आ रहे हैं? लेकिन प्लेट्स फ्लो तक ही तो नहीं समझता होंगे। है। हाँ हाँ, वही तो बोला कि फ्लो ही नहीं होगा तो फिर करंट नहीं आना चाहिए। सर लेकिन उधर करंट है भी नहीं ना, कि वो दो अलग इंडिविजुअल अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं हम। हाँ देखो, आपको हम लोगों ने ऐसा पढ़ा ना कि यहाँ से करंट आ ही जाता है, यहाँ से करंट आ ही जाता है, और वो चार्ज के मूवमेंट से जस्टिफाइड है। सो बीच में करंट है ही नहीं तो फिर यहाँ से आई आया तो यहाँ से आई कैसे जा सकता है? करंट डिसअपियर नहीं होता है, करंट कंटिन्यूटी में फ्लो करता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ करंट। वो पॉइंट आपको समझता है कि इस पे चार्ज आया होगा तो इसमें चार्ज अकोमुलेट हो रहा है, इससे चार्ज निकल रहा है। अंडरस्टूड, सो दैट इज क्रिएटिंग करंट्स। अंडरस्टूड। व्हाट हैपेंस इन बिटवीन? दिस इज द क्वेश्चन। Can you put your brain and can you give some guesses or ideas or something? आई नो इट्स नॉट सो सिंपल। उसके लिए मैक्सवेल को आना पड़ा। मैक्सवेल ने बहुत सारी स्टोरीज रिसर्च करके बताया, सर बट स्टिल हाँ। सर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ एज अ वेव एंड अ पार्टिकल, सो वो बीच में वेव हो गया होगा, फिर बाकी बाकी केस में पार्टिकल के एज फ्लो हो रहा होगा। वेव हो गया होगा, ठीक है, एक बार के लिए हम मान लेते कि वेव हो गया होगा।
अच्छा, आपका कहने मतलब इलेक्ट्रॉन वेव हो गया होगा। नो, अगर हाँ इलेक्ट्रॉन वेव होकर के भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है। हमको ये पता है कि बीच में से कोई चार्ज नहीं फ्लो करता है, neither in form of particle, neither in form of a wave. सो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज जो है हमारा फ्लो ही नहीं करता है, और चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसके बावजूद हम करंट बोल रहे हैं। आपने लिखा चार्ज होने तक ही करंट जाता है। हाँ बिल्कुल, चार्ज जब तक आ रहा होता है तभी तक करंट चल रहा होता है। चार्ज आना बंद हो जाता है, करंट चलना बंद हो जाता है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ये है ना कि जब चार्ज चलेगा तभी तो करंट चलेगा। लेकिन बीच में तो चार्ज चल भी नहीं रहा था, तब भी करंट, तो फिर सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा था? ठीक है, मैं बता दूंगा। आपने एटलीस्ट ब्रेन को फोर्स किया कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, या फिर कुछ तो एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है। हाँ, कुछ और आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आपके रिस्पॉन्स से काफी कुछ पता चलता है, हाउ यू थिंक। प्लेट के बीच में भी करंट रहता है क्या? आइडिया कहता है रहना चाहिए, अगर रहेगा नहीं तो फिर करंट क्लोज लूप पे चलेगा कैसे? आप देखो ना, आपने अगर एक रिंग लिया, रिंग में करंट चलाओगे चल जाएगा, लेकिन रिंग को अगर यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया तो क्या करंट चलेगा? कट करने के बाद करंट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका सर्किट पूरा नहीं है। तो ये कुछ वैसी सिचुएशन है कि एक कंडक्टर का पाथ मिला, फिर कंडक्टर डिसअपियर हो गया, था ही नहीं बीच में कुछ, फिर इसके बाद करंट चलना स्टार्ट हो गया। तो बीच में क्या हुआ? इसका मतलब करंट, इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ से चला है। सो ये आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि करंट यहाँ से चला है, क्योंकि करंट को क्लोज लूप चाहिए होता है। बट अपने को जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे करंट कैसे चला, क्योंकि हमको चार्ज जाता हुआ नजर नहीं आया, हमको कंडक्टर से कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सो हाउ द करंट इज फ्लोइंग? प्लेट के, आपने लिखा प्लेट के बीच में फील्ड से कुछ होता होगा शायद। हाँ, सो बस वही सारा कुछ है, वो ये है, इसी के कन्वर्जन है। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए आप नहीं क्लिक कर रहा होगा, बट एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि हाँ, तो कुछ तो होता होगा जो हमको नहीं पता है, जिसकी वजह से करंट चल रहा होगा। सो अगर आपको ये समझ में आया कि इसको अगर हमको फिल करना हो तो कुछ और पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर और समझते हैं। अगर हमको यहाँ पर करंट चाहिए, ये सब मैक्सवेल ने बोला बाद में, अगर हमको यहाँ पे करंट चाहिए, जो कि चाहिए क्योंकि करंट हम सर्किट में जान चुके हैं, और हमको करंट का एक्सप्रेशन भी पता है, कुछ आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ऐसा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो करंट तो चलता है। तो अगर करंट को जस्टिफाई करना हो तो हम सोचने की कोशिश करेंगे, क्या सोच सकते हैं? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, यस, तो क्या फील्ड आएगी? यस, कौन सी फील्ड आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अच्छा, अगर यहाँ पे करंट जाना है तो हमको कौन सी फील्ड का रिक्वायरमेंट है? मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो करंट होती है, इजंट इट? और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, एक पॉइंट अभी आपने बहुत अच्छा बोला कि ये करंट तब तक चलता है जब तक चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है। चार्ज बिल्डअप हो रहा होगा। अब कैपेसिटर में जो आपने पढ़ा था ना कि कंप्लीटली चार्ज होने के बाद ये करंट अलाउ नहीं करता है, आपको समझ में आएगा क्यों अलाउ नहीं करता है, व्हाट हैपेंस टू इट। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये करंट चार्ज को बिल्डअप करता रहे, करंट को चलाता रहे? उसका भी आंसर मिलेगा आपको। अच्छा, जब चार्ज इस पे बिल्डअप हो रहा होगा तो ये जो फील्ड होगी, हमारी फील्ड वेरी कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फंक्शन ऑफ टाइम। और जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये एडिशनल पॉइंट है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। क्यों? हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जब कभी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, फैराडेज लॉ। लेकिन यहाँ से ये जस्टिफाइड हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो फिर करंट आएगी, और वही करंट यहाँ पे चल रही होगी। और ये एक ऐसी करंट होगी जिसको चलने के लिए कंडक्टर की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी करंट होगी जिसको चलने के लिए चार्ज की जरूरत, चार्ज के फ्लो होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी करंट होगी जो मैग्नेटिक फील्ड के की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करने के लिए आ रही होगी। जैसे आपने देखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट होने के लिए चार्ज हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रही हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने के दो सोर्सेस है, चार्ज या फिर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। सिमिलरली इसका रिवर्स भी होना चाहिए। रिवर्स क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो हमारे पास करंट चल रहा हो, या फिर ऐसा बोलो करंट के लिए या तो चार्ज का फ्लो होना चाहिए या फिर मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी?
मैग्नेटिक फील्ड तब आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी। और आप देखते हो कि जब तक ये चार्ज बिल्डअप होता रहता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चलती बदलती रहती है। जब चार्ज बिल्डअप होना बंद हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगी, करंट डिसअपीयर हो जाएगी। तो बीच में जो कनेक्टिंग करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से आती है। और वो तब तक रहती है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही होती है। और यही एक नया पॉइंट था जो मैक्सवेल ने डिस्कवर किया, क्योंकि मैक्सवेल ने और एवरीबॉडी नोज कि फिजिक्स हमेशा सिमेट्री को लाइक करता है। अगर x से y हो सकता है तो y से x जरूर हो सकता है। सो फिजिक्स के जितने भी लॉज है सारे को सिमेट्रिकल है। तो अगर हम कभी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो भी प्रोड्यूस होता होगा रियलिटी में, ये मैक्सवेल ने बताया। अब आपसे कोई अगर पूछता है तो उसको आप कैसे जवाब दोगे? आप बोलोगे कि उसके प्लेट्स के बीच में करंट चल रहा होता है, लेकिन ये वो करंट नहीं होता है जो करंट हमारा वायर पे चल रहा था, इसलिए इसको एक नए नाम से देते हैं, आईडी बोलते हैं उसको, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी लोग उसको समझेंगे और ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट चल रही होती है जो कि चार्ज के मूवमेंट से नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। और इस करंट को अगर हम आईडी बोले तो ये क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कॉज होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ वेरिएशन से क्रिएट होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से क्रिएट होती है? चार्ज के बिल्डअप से होती है। और चार्ज कहाँ से आ रहा होता है? बैटरी से आ रहा होता है। तो इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है कि चार्ज आ रहा है, चार्ज बढ़ेगा, चेंज करेगा, तो चार्ज हमारा फंक्शन ऑफ टाइम होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम लोग निकाला हुआ है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यूसी की फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इससे ई फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, बी आएगा, आईडी आएगा और करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम आईसी बोल देंगे, करंट इन द कंडक्टर। आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। और जब तक ये चल रहा होता है तो आईसी और आईडी बराबर होते हैं, क्योंकि सेम करंट हैज टू बी फ्लोइंग एज पर द किरचॉफ्स लॉज। सो कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक नया पॉइंट था जिसको अगर आपने कभी ध्यान में ऐसा सोचा हो कि यहाँ पर बीच में कैसे करंट फिल हो रही है, अब आपको पता चल जाएगा उसका आंसर कि यस, करंट वहां पर भी चलती है, बट उसके लिए चार्ज मूव नहीं करता है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आती है। और इसी को लेकर के ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। सर यस। सर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी ई वो कहाँ से आती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को समझ में आता है ना कि एक दो प्लेट्स हैं और एक पे चार्ज क्यू है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। सर पर स्टार्टिंग में तो क्यू और माइनस क्यू नहीं होगा ना, मतलब। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये चार्ज लेकर के आता है। जब चार्ज यहाँ पर लेकर के आया तो इससे पहले इसके पास फील्ड कितनी थी? जीरो थी। तो कोई करंट नहीं चल रही थी, कोई करंट नहीं चल रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं था। जब चार्ज यहाँ पर पहुंचा तो आपको पता है कि ये जो गॉस लॉ का रिक्वायरमेंट है, इंडक्शन है, तो माइनस क्यू तो यहाँ पर आएगा आएगा। और फिर ये माइनस क्यू यहाँ पे चला गया। तो जैसे ये माइनस क्यू यहाँ पर गया, इसका मतलब यहाँ से कुछ करंट गया, उसी समय यहाँ पर फील्ड क्रिएट हुआ इमीडिएटली। फील्ड क्रिएट हुआ तो दूसरा फील्ड का बर्थ हुआ, दूसरा फील्ड का बर्थ हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बर्थ हुआ, तो करंट कंप्लीट होगी। ये सब इंस्टेंट हो रहा सर होता है। पर वो स्टार्टिंग में करंट जाएगी क्यों? क्योंकि वो तो हाँ, करंट जाएगी क्यों, अब ये क्वेश्चन आता है। करंट इसलिए जाएगी ना क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो है। और किरचॉफ के कहने के अकॉर्डिंग ये अपने को बराबर पोटेंशियल डिफरेंस करना चाहेगा, केवीएल का रिक्वायरमेंट होगा। जब कभी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो फिर पोटेंशियल को डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या करता है? चार्ज करंट को पुश करता है, क्योंकि हमारे पास बैटरी है ना। बैटरी इज एक्टिव एलिमेंट है, वो चार्ज को पुश कर सकता है जहां भी उसको जरूरत दिखेगी। यहाँ पे उसको जरूरत दिख रही है क्योंकि केवीएल जस्टिफाइड नहीं है। सर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग में क्यू और माइनस क्यू था ही नहीं चार्ज, और ऐसा है कि वो ब्रेक था सर्किट, तो फिर वो चार्ज पहली बार क्यों ही फ्लो करेगी? देखो क्या होता है ना कि हाँ, ये आपका पॉइंट है कि फ्लो क्यों करेगा। तो उसके लिए अच्छा, आपका ये कहने वाला है सर्किट कंप्लीटेड नहीं है तो फ्लो क्यों करेगा। आप देखो ऐसा सोचोगे, लेट से कि अगर हम इतना पोर्शन हटा देते हैं, दूसरा प्लेट लगाते ही नहीं है, तो फिर फ्लो नहीं करेगा।
और अगर आपने इतना पोर्शन लगाया होता है तो अगर यहाँ से चार्ज आता, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है तो चार्ज यहाँ से आता है रोम कर ही सकते हैं, लेकिन फिर ये कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकोमुलेट होने, थोड़ा बहुत यहाँ पे अकोमुलेट होगा, क्योंकि आप जानते हो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज अकोमुलेशन होते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चार्ज अकोमुलेट होगा, इसके बाद चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो फ्लो तो तभी भी क्या होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेज से ज्यादा वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता है, सरफेस पे स्टोर करने की अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर इसके पास दूसरा फेज था, सेकेंड फेज भी था अगर, तो जैसे यहाँ पे चार्ज अकोमुलेट हुआ तो इसका काउंटर वर्जन यहाँ पे अकोमुलेट होने लगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होने लगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होने लगा तो किरचॉफ बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर लेकर के आओ, तो और चार्ज को पुश करेगा। अपने पास बैटरी है ना, बैटरी कैन सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ चार्ज इफ इट देयर इज अ चांस फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव और चार्ज टू गेट अकोमोडेटेड। तो दूसरा प्लेट होने की वजह से वो अकोमोडेशन कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक, आप देखो ना, आपके पास एक स्फीयर है कंडक्टर का, आप उसको चार्ज देते हो तो क्या कंडक्टर का स्फीयर चार्ज लेने से मना करेगा? लेता रहेगा। और अगर बैटरी से लगा रखा है तो बैटरी उसको चार्ज देती रहेगी, लेकिन हाँ, बैटरी तभी चार्ज देती रहती है जब उसको वापस मिलना स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मिलना भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चार्ज जा रहा है, उधर से निकल रहा है, बैटरी सेटिस्फाइड है, बैटरी चार्ज सप्लाई कर रही है, वहां से फील्ड डेवलप हो रही है, फील्ड के आगे अपनी स्टोरी बन रही है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम लगा दिया इसको, और एटलीस्ट आपको फंडामेंटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अब इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आएगा कि सिमेट्री से हम किस तरह से हम इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर ध्यान से समझा होगा पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा था, आपको दिमाग में आया होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी आर थिंकिंग इन अदर वेज। तो वो अगर आपके दिमाग में आया है तो उसी का यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैक्सवेल का क्या फंडामेंटल लॉ है वो बता देते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो पहले इसी को कवर कर देते हैं। अब देखोगे ये मैक्सवेल का जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इन्होंने बाकी जो चीजें एग्जिस्ट कर रही थी उनको एक साथ पढ़ करके एक बड़ी सी स्टोरी बनाई है। इन्होंने कोई ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं किया कि जो नया था, एग्जिस्टिंग चीजों को मिला करके उसके इंटरप्रिटेशंस बहुत अच्छे किए, और उससे लाइफ बहुत आसान हुई है। तो इनके इंटरप्रिटेशंस आप देखोगे तो जैसा उन्होंने एक ये इंटरप्रिटेशन किया कि अगर यहाँ पर बीच के स्पेस पे अपने को करंट को लेके जाना है तो यहाँ पे करंट फ्लो करना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। मैग्नेट से कैसे आ रही होगी? कोई और वजह तो है नहीं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा था फैराडे में, उसका रिवर्स वर्जन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्पियर्स लॉ को देखा, और हम अगर डायरेक्टली लिखें, सो ही करेक्टेड, इन्होंने एम्पियर्स लॉ में करेक्शन किया। उन्होंने कहा कि एम्पियर्स लॉ जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, इट हैज टू बी करेक्टेड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, करेक्टेड एम्पियर्स लॉ। क्या करेक्शन किया? करेक्शन उन्होंने ये किया कि एम्पियर्स लॉ ओल्ड क्या था, या एम्पियर्स लॉ इनिशियल वाला क्या था, मैं अगर उसको लिखूं तो आपको समझ में आएगा, आपको याद होगा। इन्होंने एम्पियर्स में हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। ये पढ़ रखा हम लोगों ने, आपको अच्छे से याद भी होगा। अच्छा, इसमें जो I इनक्लोज्ड है ये करंट है जो इनक्लोज्ड होती है, और जो करंट कंडक्टिंग वायर पे चल रही होती है वही करंट होती है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? इनक्लोज्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, यानी करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। मैक्सवेल ने अभी बोला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए केवल करंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है, उसके लिए एक और कॉज भी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो दैट मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच सेज कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी आ रही है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए
करंट के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है एक्सप्रेशन में। सो उन्होंने करेक्टेड वर्जन बोला, तो जो करेक्टेड वर्जन है उसको कई बार हम लोग एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बोल देते हैं, क्योंकि उनका भी रोल आया। और करेक्टेड वर्जन ऑफ मैक्सवेल, व्हाट ही सेड, लाइक कि अगर अपने पास ये लॉ लगाना है अपने को, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए केवल आई ही नहीं, एक दूसरा आई भी होना चाहिए। नाउ इनक्लोज्ड को हम सी नाम दे रहे हैं, ये कंडक्शन वाली करंट होगी, दैट मींस वायर से जा रही हो, कंडक्टर के थ्रू जा रही होगी, और एक डी भी आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ये जो दूसरा करंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये कंडक्शन करंट है, तो ये इनका करेक्शन था। सो ये इनक्लोज्ड वाला ही है ऑफ कोर्स। तो जहां पर IC इज अ कंडक्शन करंट और करंट इन अ कंडक्टर, एंड ID इंडिकेट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी हम लोग वेव पे नहीं जा रहे हैं, अभी वेव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले उन्होंने ये करेक्शन किया। बाकी सारे लॉज जो थे वो परफेक्ट थे उनकी नजर में, एक ही यही लॉ था जिसमें एक फ्लो जा रहा था, और इसको उन्होंने करेक्ट किया। इसकी वजह से सिमेट्री मिसिंग थी। कैसे मिसिंग थी, अभी हम सारे लॉज को लिखेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो इसको करने के बाद इनको लगा कि अब सिमेट्री आ गई है और अब हम इनको यूज कर सकते हैं जितने भी रूल्स हमने पढ़े। अच्छा, आईडी का मतलब क्या होगा, तो आईडी किस पर डिपेंड कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो, दोनों का सेम मतलब रहेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, this is equal to epsilon naught d phi of electrostatic और इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई dt। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेशन में रहती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि epsilon naught d upon dt और phi की वैल्यू रख दो, जो कि इंटीग्रेशन b डॉट सॉरी e डॉट ds होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दे आर द रिलेटेड स्टफ। सो ये अपने लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम में कई बार आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के आपसे पूछ लेगा फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो अपने को क्या करना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और एक एरिया देगा, तो उनको यूज करके हम लोग निकालेंगे फ्लक्स। फ्लक्स जो आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करंट बन जाएगा। सो करंट को कैलकुलेट करने के लिए we can use the flux calculation stuff. कॉपी कर लीजिए फॉर्मूला और इसको याद रख लीजिए। ये फाई ई लिख दिया, ई सबस्क्रिप्ट का मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है, डोंट कंसीडर इट टू बी मैग्नेटिज्म। सो आइडिया क्या हुआ, ई आता है उससे फ्लक्स आता है, फ्लक्स से करंट आती है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो अल्टीमेटली ई से मैग्नेटिक फील्ड आती है, जो कि फैराडे का काउंटर वर्जन है। फैराडे ने क्या बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड होती है टाइम के साथ वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और अभी क्या निकल के आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, दैट मींस दे आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। सो काफी कुछ थ्योरेटिकल था, मैंने एक्सप्लेन किया, इसको कॉपी कीजिए और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फिर इसको यूज करके मैक्सवेल ने क्या क्या नए रिजल्ट्स क्रिएट किए आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स। ओके, आपने कुछ लिखा था, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, काम करता क्या। ओके, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो आपने लिखा था। चलेगा, इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग डाल सकते हैं, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस। और मैथ्स 4 वर्ड नहीं भी यूज करेंगे तो सिंपली बोलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो आपसे पूछ सकता है, या फिर आपके समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि मैक्सवेल्स की इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इनका है गॉस लॉ,
मैक्सवेल्स की जो 4 इक्वेशंस हम लोग यहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं ना, उसमें से एक भी इक्वेशन मैक्सवेल की नहीं है। ये सब ऑलरेडी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, मैक्सवेल ने अपना कोई इक्वेशन ही ड्राइव किया था, डिजाइन किया था और रिसर्च किया था। व्हाट ही डिड कि जो एग्जिस्टिंग थी उनको यूज करके उनका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से किया, और इसलिए इन इक्वेशंस को हम मैक्सवेल की इक्वेशन बोलना स्टार्ट कर दिया। सो पहली इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। वी नो दैट। व्हाट इज दैट? इट सेज कि मैं इसका इंटीग्रेशन फॉर्मेट जो जानते हैं हम लोग वो लिखते हैं, E डॉट डी एस is equal to charge enclosed upon epsilon naught। तो एक ये इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं दिस इज मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग सारा कुछ डिटेल में जानते हैं, सो नो नीड टू रिपीट, और उसको बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हो कि ये क्लोज गॉसियन सरफेस पे होता है, चार्ज इनक्लोज्ड होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, बहुत सारी स्टोरीज आप उसके साथ वर्क कर चुके हो। दूसरा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये भी आपको याद होगा, उसमें हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस और डी ए इज इक्वल टू 0। सो ये दूसरा था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल यू कैन कॉल इट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, फैराडेज लॉ। ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट था कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये अभी हम लोगों ने रिसेंटली फिनिश किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, EMI इंडक्शन में बेसिकली। सो ये 5B है, फ्लक्स ऑफ बी। आप चाहो तो फ्लक्स ऑफ बी को रिप्लेस कर सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस से, या फिर डी एस से। तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों दिखेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट मतलब यही है। देन फोर्थ इक्वेशन ऑफ फैराडे, दैट वाज एम्पियर्स लॉ, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने करेक्शन करके देखा। सो ओरिजिनल तो दूसरा था, करेक्टेड वर्जन हम लिखेंगे, ये आएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट यूज्ड टू बी म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होता था, जिसको हम लोग आईसी और आईडी फॉर्म में लिख रहे हैं। सो केवल एम्पियर्स लॉ को उन्होंने करेक्ट किया, बाकी एज सच कॉपी किया और उनको यूज किया। यहाँ पर जो आईडी आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट आया था, और डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग लिख सकते हैं, लिख चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी होता है। So these equations, 4 equations are known as Maxwell's 4 equations. इनको इतना ज्यादा वरीयता या इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? आप समझेंगे कि मैक्सवेल ने इन 4 इक्वेशन को एक साथ यूज किया और उसके बाद पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट्स निकाले। इन इक्वेशन को यूज करके, इनको मैनिपुलेट करके, E और B में 4 रिलेशंस थे और इनको सिंप्लीफाई किया टाइम के साथ और काफी कंक्लूजन्स दिए। वो कंक्लूजन्स अपने को समझने हैं। प्रीवियस स्लाइड आप चाहते हो देख लो एक बार के लिए। यस सर, वो जो इक्वेशंस है उसमें मैंने पढ़ा था कि वो डबल दो डिफरेंशिएशन के, दो इंटीग्रेशन के साइंस है और वो क्लोज सर्किट में, तो वो कौन सी साइन रहती है? अच्छा, हाँ, मैं उस नोटेशंस को इसलिए अपने लेवल पे इसलिए फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड होगा और आपको इश्यूज क्रिएट करेगा। बट यस, बुक्स वगैरह में ऐसा दिखा करके दिखाया जाता है, आइडली वैसे ही दिखाया जाता है। डबल इंटीग्रेशन क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। आपने इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ोगे तो सर शायद आपको आपके सिलेबस में अगर होगा तो पढ़ाएंगे कि डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे डबल डिफरेंशिएशन और ट्रिपल डिफरेंशिएशन होता है। फिर भी मैं एक बार लिख के बोल देता हूँ। सो प्रीवियस स्लाइड ये जब देख लिया होगा तो इसको नोट कर लो और इसके बाद हम उसके इंटरप्रिटेशंस को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। सर, वो डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन हो गया है मैथ्स में, लेकिन वो डबल इंटीग्रेशन भी तो क्लोज्ड लूप में कैसे करेंगे?
ओके, देखो क्या होता है ना कि जब आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम एरिया लेते हैं, एरिया, सो एरिया का मतलब होता है कि आप 2 डायमेंशन में वर्क कर रहे हो। 2 डायमेंशन का मतलब जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हो सकता है, वाई या जेड हो सकता है, या आर थीटा हो सकता है, या जो भी है, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज करते हो। सो इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है कि आपको डबल इंटीग्रेशन करना है ई डॉट डी एस में, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लोज लूप पे, उस पर भी दिखा सकते हैं। ds का मतलब होगा, फिर हम ds को कैसे लिखेंगे, ds को लिखेंगे dx dy। तो एक इंटीग्रेशन x पर रन कर रहा होगा, एक इंटीग्रेशन y पर रन कर रहा होगा, जो आपने पढ़ा होगा। और फिर x की अपनी लिमिट्स लगाएंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं से वहीं तक, मतलब x भी अपना क्लोज इंटीग्रेशन में जाएगा और y भी अपना क्लोज इंटीग्रेशन में जाएगा। मतलब कि अगर आपने कोई क्लोज, इसके लिए पहले एक सरफेस आपको चूज करना पड़ेगा ना, जैसे आपने स्फीयर चूज किया, सिलेंडर चूज किया, जो भी चूज किया, तो x कहाँ से स्टार्ट किया और x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, उसके पूरे इंटीग्रेशन को करोगे। आप देखोगे जहां से स्टार्ट करोगे अल्टीमेटली आपको वहीं आना पड़ेगा। तो x भी हमारा क्लोज पे जा रहा है, तो x की लिमिट हम 0 से 0 लिखेंगे, या फिर जो वैल्यू स्टार्ट करेंगे उसी वैल्यू तक लिखेंगे। y की वैल्यू भी हम जहां से स्टार्ट किया होगा वहीं से वहीं तक y को इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों की अपनी अलग अलग लिमिट्स रहेंगी। तो उनको हम ऐसे क्लोज लिमिट वैसा बोल सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं क्लोज सरफेस पर है, क्लोज सरफेस। लूप नहीं लिखेंगे, लूप गलत लिख दिया। लूप का मतलब होता है कि वन डायमेंशन लाइक प्लेनर है, तो सरफेस पर इंटीग्रेट करते हैं। तो जब कभी सरफेस इंटीग्रेशन आता है तो डबल आता है। इन्हीं को हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। तो जब हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में जाएंगे तो इसको ट्रिपल लिखेंगे। जैसे मैं बताऊं, कई बार इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू इनक्लोज्ड है ना, क्यू इनक्लोज को आप ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए आपको कितने इंटीग्रेशन लगेंगे, 3 लगेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए आपको x डायमेंशन चाहिए, y डायमेंशन चाहिए, z डायमेंशन चाहिए। तो इसको अगर हम कॉम्प्लिकेटेड दिखाना है तो क्यू इनक्लोज को हम इस नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करो आप। सो सिंस ऐसे नोटेशन देखने से अपने को, सिंस यू आर जस्ट अभी 12th में हैं, और इस तरह के इंटीग्रेशन देख करके उनको परफॉर्म करना दोनों आपके लिए थोड़ा सा हार्ड जाएगा, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। ये जो 4 इक्वेशन है ना, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इनको हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हायर लेवल के डिफरेंशिएशन, डेल वगैरह इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा और हायर लेवल का मैथ्स रिक्वायर्ड होगा। वो आप ग्रेजुएशन में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे ये सारी इक्वेशन के फॉर्म बदल जाएंगे, अपीयरेंस बदल जाएगा, अगर हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में जाते हैं तो। ये इजीएस्ट है आपके लिए, आपके इस लेवल पर, तो इसलिए इस फॉर्मेट में हम लोग दिखाते हैं, और डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन सबको नहीं दिखाते हैं। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम जैसे फ्लक्स कैलकुलेट किया करते थे, तो आपको याद है ना कि डीएस को हम किस में कन्वर्ट कर लेते थे, सिंगल वेरिएबल में, सो दैट कि सिंगल इंटीग्रेशन करना पड़े। वो उस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, जहां पर डबल डिफरेंशिएशन, 2 सरफेस को इंटीग्रेट या 2 पैरामीटर में इंटीग्रेशन आता था, तो हम उसको एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट करते थे, और अदरवाइज छोड़ देते थे, क्योंकि 2 पे कैलकुलेट करना अपने लिए चैलेंजिंग है। अगर आपको मैथ्स आती है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स। और आप देखो ना, अगर आप डबल इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, तो आपके पास कोई भी सरफेस हो फिर मैटर नहीं करेगा ना। कोई भी सरफेस होगा तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लोज्ड होगा तब भी कर सकते हो, नॉन क्लोज्ड होगा तब भी कर सकते हो। तो मैथमेटिकल लिमिटेशन की वजह से हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, और ये सिंपलेस्ट वर्जन। एनीवे, डिस्प्लेसमेंट करंट एक नया मेंबर ऐड हुआ है, इस मेंबर को अपने को समझना है। क्यों ऐड किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। अब देखो कि फर्स्ट 2 इक्वेशंस क्या बता रही थी, ये बता रही थी कि फील्ड्स कैसे निकाल सकते हैं, फ्लक्स से रिलेटेड है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड और फोर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। थर्ड को उन्होंने बेसिकली डिटेल में देखा, और उन्होंने दिमाग में एक बात रखी कि नेचर ऑलवेज लाइक्स सिमेट्री, नेचर कैन नेवर हैव असिमेट्री। और ऐसा बोलना चाहिए, नेचर ऑलवेज लाइक सिमेट्री, क्योंकि वो पसंद करती है सिमेट्री, कोई मजबूरी से असिमेट्री है वो एक अलग बात है। फैराडे लॉ में क्या दिख रहा था, फैराडे लॉ में दिख रहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो टाइम के साथ वेरी करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये फैराडे ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये चीज मिसिंग थी, इसका उल्टा वर्जन मिसिंग था। यहाँ तो फ्लक्स से चार्ज और 0 लिखा था, तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते। ये एक लॉ जो दिख रहा था, इस लॉ में समझ में आया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है, समझता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स से हम इसको लिंक कर सकते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम इसको भी तो लिंक कर सकते हैं।
तो ये जो लिंकेजेस था वो उन्होंने सोचा और फिर इसके बाद निकाला, तो फिर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये निकल के आया। अब यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दैट मीन्स दे आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। और अब पूरा सिमेट्रिकल इक्वेशंस बन जा रहे हैं। सो इसलिए इन्होंने ये करेक्शन किया और एक नया टर्म उसमें ऐड किया, और इसने बाकी जो मिसिंग एक्सप्लेनेशंस थे उसको भी कवर कर दिया। देन आफ्टर व्हाट ही डिड, ही यूज्ड दिस फोर इक्वेशंस, सिंपलीफाइड देम, और उसको सिंपलीफाई करके ई और बी को सॉल्व किया। जब उन्होंने ई और बी को सॉल्व किया तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि इक्वेशन हम ई की लिख सकते हैं, ई सिंपलीफाइड इन प्रॉपर फॉर्म, और कुछ ऐसा सिंपलीफाइड करके निकला। मैं इसको काफी डिटेल में सिंपलीफाइड वर्जन बता दे रहा हूँ। साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जी कैप। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा निकल के आया, इसको देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि ऐसी इक्वेशन तो हम के एक्स माइनस ओमेगा टी और समथिंग लाइक तो वेव में लिखा करते थे। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेव जैसा ऑसिलेट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल करके आया, एक्स वाई जेड बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। ये रिजल्ट्स मैक्सवेल के निकल के आए। What Maxwell did, he used these four equations and handled them and studied in detail, mathematics use करके simplification किया, और ultimate result कुछ ऐसा निकला। Now जब ये result निकला तो there was a surprise कि ये wave हैं, और ये, और आप क्या कर सकते हो, आप इन इक्वेशन को लो और आप इन सब इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन डू बैक। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। इसका उन्होंने उल्टा वर्जन किया कि इन इक्वेशन से उस रिजल्ट तक पहुंचे, और इस रिजल्ट ने पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी को सरप्राइज कर दिया कि ये तो वेव इक्वेशंस हैं। और अगर ये वेव इक्वेशंस हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, और वो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं और दोनों वेव को क्रिएट करते हैं। तो ये एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। दैट मीन्स दे बिकेम वेव, और ये जो वेव बना इसका नाम क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाता है। अभी अपने को ये जानने की जरूरत नहीं कि कैसे मैक्सवेल ने किया है, ये बहुत टफ स्टोरी है और आप आगे पढ़ सकते हो ग्रेजुएशन में जाकर के कैसे वो निकल करके आया होगा। और अभी अपने को ये समझना है कि ये रिजल्ट जो आया तो इस रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे लास्ट प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर उठा करके देख लो, अभी रिसेंटली हुआ है और अभी आने वाला है, हर एक पेपर में, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। और वो क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड बताइए किधर होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देकर के बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ऑलमोस्ट फिक्स्ड इक्वेशन। तो अगर आप नेक्स्ट 15 मिनट फोकस करते हो तो आपको 4 मार्क्स का क्लियर कट बेनिफिट होने का। सो इनका इंटरप्रिटेशन था कि लाइक ये वेव है, ये वेव है। अब दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है। इस पे क्या दिख रहा है कि अगर ये साइन है तो ये भी साइन है। दूसरा, इसका जो आर्गुमेंट है इसका भी एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट है। मींस व्हाट, मींस दिस कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव चल रहा होता है उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का वेव चल रहा होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है क्या वो सेम फेज पर होते हैं, अपोजिट फेज पर होते हैं, फेज डिफरेंस कितना होता है। So can you identify how much the phase difference between electric field and magnetic field in electromagnetic wave is? You can easily identify because both are sine and both have same argument. So इसका मतलब वो zero phase पर होते हैं. That means they are in same phase. So electric and magnetic are waves in same phase.
एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि उनके फेजेस के डिफरेंस के बारे में बताइए, उसे नो फेज डिफरेंस, दैट मींस द टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, magnetic field also becomes maximum. The moment electric field becomes zero, magnetic field also becomes zero. That means both oscillate in the same phase. You know कि what is the meaning of same phase, that's what it says. इसके बावजूद भी मैक्सवेल्स पर थोड़ा सा बिलीफ कम था, तो मैक्सवेल ने एक और रिजल्ट निकाला। हम लोग जानते हैं कि अगर ये वेव्स हैं तो इसकी वेव वेलोसिटी कितनी होगी, और वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके थे कि कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यू रिमेंबर दैट, मॉड लगा के ओमेगा बाय k। और जब इन्होंने सॉल्विंग की इक्वेशन निकाला तो उन्होंने पाया कि इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आती है। म्यू नॉट की वैल्यू सभी को पता थी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सभी को पता थी, उन्होंने रख करके देखा तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ आती है। ये वैक्यूम की स्टोरी है। सो जब ये वैल्यू 3 × 10⁸ आया, देन एवरीबॉडी हैज टू बिलीव कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और फिर इसी से एक लिंक ओपन हो गया कि जो लाइट है, लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को पहले आपको पता होगा, नहीं तो हम लोग लाइट में डिस्कस करेंगे, लाइट को पहले लोग मानते थे कि दैट इज मैकेनिकल वेव, इसको चलने के लिए पाथ का रिक्वायरमेंट होता है। और आपने वेव में पढ़ रखा है कि मैकेनिकल का अपोजिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल होता है। तो जब इन्होंने ये वेलोसिटी निकाला और ये पर्टिकुलर स्पीड होती है जो एवरीबॉडी नोज, सो तब ये क्लियर हो गया कि लाइट भी यही है। लाइट को हम इस तरह की इक्वेशन से दे सकते हैं। नॉट ओनली लाइट, फिर उन्होंने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा स्पेक्ट्रम देखा वेव्स का, जिसमें लाइट है, अल्ट्रावायलेट वेव्स है, इंफ्रारेड्स है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, गामा रेज है, एक्स रेज है, सारा की सभी को इसी इक्वेशन से दिया जा सकता है। दे आर ऑल विद इन दिस। सो ये वेव स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मोरओवर मैंने यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वेव पे लिखा हो, क्या आप बता सकते हो ये जो वेव है, चाहे वो ई का हो या बी का हो, ये किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता हुआ दिखाया गया? दैट मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड निकाला ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेव? द वे आई हैव रिटन, वो क्या करेगा? एक्स वाई जेड को बदलेगा। आप जानते हो एक्स वाई जेड को बदलेगा तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ से वेव डायरेक्शन निकालते हैं और कहाँ से हम फ्लक्चुएशंस निकालते हैं। आई कैप डायरेक्शन, यस, प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता हुआ वेव मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स टर्म यूज किया और बीच में माइनस लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे z लिखेंगे तो आप अकॉर्डिंगली एक्सिस को चूज कर सकते हो। दैट मीन्स वेव को यूज करके हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल पे जाते हैं। जब थोड़ा सा और डिटेल पे जाओगे तो हम इसको ड्रॉ करते हैं कि वेव हमारी किधर प्रोपोगेट कर रही है। सो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है जो c के बराबर आई है। अभी हम इसको v लिखते हैं, हो सकता है किसी मीडियम पर हो तो थोड़ा और वैल्यू डिफर कर जाएगी। सो वेलोसिटी इधर है ना। यहाँ से एक और बात प्रूफ की मैक्सवेल की वजह से कि लाइट, आपने पढ़ा होगा चाइल्डहुड में या फिर 9th-10th में भी कि लाइट कौन तरह का वेव होता है, मतलब क्या ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल वर बिलीविंग कि लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि किसी को पता नहीं था और जिसका डोमिनेंस था उसने बोला लॉन्गिट्यूडनल है, सबने उसको लॉन्गिट्यूडनल माना। लेकिन मैक्सवेल ने आकर के इसको काउंटर किया और बोला नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसवर्स है। और वो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट जो प्रूफ हुआ है वो इसी से प्रूफ हुआ है। कैसे प्रूफ हुआ आप देख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आई तो हमने प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या देखी? प्रोपोगेशन डायरेक्शन अपने को दिख करके आया एक्स डायरेक्शन, तो मैं एक्स डायरेक्शन में डिसाइड ड्रॉ कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है? जे कैप। जे कैप मतलब ये प्लस जे और माइनस जे में ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन है। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन चलेगा इसके, और प्रोपोगेशन इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? तो आप देखो कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, डिस्टरबेंस वेरी कर रहा है, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। दैट मींस इट इज अ ट्रांसवर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ के कैप आया हुआ है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर लाई कर रही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस जो हैं वो इस तरह से है।
और ये आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है और क्लियर कट है कि वो यही पूछेगा, 3 में से 2 डायरेक्शन देकर के तीसरी डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस थे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में अगर आप बात करोगे तब भी ये ट्रांसवर्स रहेगी। मोर ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो भी वाइब्रेशंस है उसका एक प्लेन होगा, उस प्लेन को अगर आप इमेजिन करो तो वो प्लेन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो भी रिजल्टेंट आएगा वी डोंट बॉदर अबाउट, लेकिन वो जिस प्लेन पे लाई कर रहा होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट हमारे ऑसिलेशंस होंगे, रिजल्टेंट ऑसिलेशंस होंगे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएंगे। मींस व्हाट, इट हैज टू बी ट्रांसवर्स वेव। सो ये कंक्लूड करता है कि दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। और इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि पहले लोग इसको ट्रांसवर्स ना मान करके लॉन्गिट्यूडनल मान के चलते थे। क्या लिखा मैंने, ट्रांसवर्स वेव। और ये भी मैक्सवेल का पाथ ब्रेकिंग इंटरप्रिटेशन था और जिसकी वजह से करेक्शंस किए गए, 2 मेजर करेक्शन कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है लाइट और लाइट से रिलेटेड जितना भी ईएम स्पेक्ट्रम है, और ये ट्रांसवर्स यानी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, गामा रेज हो, विजुअल लाइट्स हो, सभी के सभी ट्रांसवर्स हैं और सभी के सभी इसी स्पीड से चलते हैं और सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में पाए जाते हैं और सभी की इक्वेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। होपफुली इट्स मेकिंग सेंस। अगला इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं कि ये वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दे फॉर्म राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अगर हमारा v x डायरेक्शन पर है और e y डायरेक्शन पर है तो b z पर आएगा। तो ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर पहले आप इस ऑर्डर पे याद रखो, v e एंड b, जस्ट लाइक x y एंड z। वो क्या करेगा, x y z के नाम बदलेगा, लेकिन हमको x y z पे विश्वास नहीं रखना, हमने को ये देखना कि इस ऑर्डर पे ये चलते हैं और इस ऑर्डर पर ये राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। दैट मीन्स अगर हम v और e का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो b की डायरेक्शन मिलेगी, ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वी की डायरेक्शन मिलेगी, और सिमिलरली बी और वी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ई की डायरेक्शन मिलेगी। कॉपी कर लीजिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन वो पूछता है। ई और वी की डायरेक्शन देगा, बी और वी की डायरेक्शन देगा, किसी 2 की डायरेक्शन देगा, तीसरी डायरेक्शन पूछ लेगा। तो इट्स नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड रूल सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस उसी को आपको बिलीव करना है और उसी के हिसाब से हमको आंसर देना है। अगर इन वेव को प्लॉट करें थोड़ा सा तो कैसा दिखेगा, मैं इसी फिगर में प्लॉट कर देता हूँ तो आपको और भी विजुअलाइजेशन हो जाएगा वेव का। फिर इसके बाद क्वेश्चंस को रेज करते हैं। लेट से इधर जा रहा था तो वेलोसिटी को थोड़ा सा इलॉन्गेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसे चल रहा होगा, ये ऊपर जाकर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और इसी प्लेन पर रहेगा। किस प्लेन पर, जिस प्लेन पर स्क्रीन है, ये स्क्रीन के प्लेन पे बनाया जा रहा है, ऐसा वेव चल रहा होगा। मैंने इसको 0 से पिक कर लिया, अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, यानी t इक्वल टू 0, t इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के बारे में बात हो रही है। फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज पे चलता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तब भी वो भी 0 रहा होगा, लेकिन ये इधर चलेगा, इस वाले प्लेन पर। कौन से प्लेन पर, ये जो इधर है, स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम था उसी पॉइंट पर ये भी मैक्सिमम हुआ है। देन आफ्टर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ पर वापस आकर यहीं पे मिलेगा करके। फिर इसके बाद फिर से ये कुछ इधर आएगा और ऐसा चल रहा होगा।
3 डायमेंशन है, आप अच्छे से बना सकते हो और एटलीस्ट विजुलाइज करना अपना पर्पस है कि किस तरह से ये वेरिएशंस चल रहे होते हैं। So electric field is vibrating in the vertical plane. This is a vertical plane. और नीचे भी है. Whereas the magnetic field is vibrating in the horizontal plane in this figure, like this. And they are in the same phase. That means they become simultaneously zero and simultaneously maximum and simultaneously minimum. So ये magnetic field का oscillation है और ये electric field का oscillation है. तो एक ही फिगर में कुछ ऐसा दिखा देते हैं. आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि 2-3 फिगर देकर के बोले बताइए कौन सी फिगर है राइट. तो आप देखोगे कि दोनों सारे साइमल्टेनियसली जीरो होना चाहिए, साइमल्टेनियसली मैक्सिमम होना चाहिए, वो चीज लागू होनी चाहिए. So electric field is perpendicular to the velocity. Magnetic field is also perpendicular to the velocity. All three are mutually perpendicular to each other. They find the right hand rectangular coordinate system. ओके ये जो मैंने बनाने की कोशिश की आपको समझ में आना चाहिए. और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ई नॉट के बराबर होगी, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बी नॉट के बराबर होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट बी नॉट यहाँ से दिख रहा है. दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ओके सो क्वेश्चन के लिए अपने को क्या रेडी रहना है कि उनके फ्लक्चुएशंस किधर होते हैं, डायरेक्शंस कैसी होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होता है, और v का जो एक्सप्रेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालते हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं. किसी मीडियम पर होंगे तो क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ. नॉट हटा के मीडियम लगा देंगे, मीडियम के बारे में पता चल जाएगा. EM वेव दोनों वेव का रिजल्टेंट होगा क्या? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू. रिजल्टेंट ऑफ दीज टू तो मतलब हम क्या लिखेंगे, E वेक्टर प्लस B वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए आसान होता है. हम उसको एक ही इक्वेशन से क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि E और B को ऐड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है. I mean, like, उसको एक ही एक्सप्रेशन में नहीं बना सकते, इसलिए अलग अलग किया. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, E वेक्टर प्लस B वेक्टर, और that will be superposition of these two waves. Superposition of these two waves. Yes, so electromagnetic wave is the resultant of electric field wave, magnetic field wave. और हम लोग करते क्या, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करना होता है तो हम या तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर इसको यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों सेम फेज पर चल रहे होते हैं, दोनों सिमिलर टाइप के रिलेटेड होते हैं. तो अगर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फेज कितना चल रहा है, चाहे यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, क्योंकि सेम फेज पर है. स्पीड के बारे में पूछेगा तो चाहे वेदर यू कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, बोथ विल गिव यू द सेम स्पीड. नेचर पता करना है, आइदर ऑफ द टू गिव यू द सेम नेचर. रिजल्टेंट पता करना है तो फिर अपने को दोनों को यूज करना पड़ेगा. So electromagnetic wave is a resultant of these two fields. Now, let me take one example and let me check whether you have understood these directions. Transfer nature तो बस समझ में आ गया होगा और wave आपको recall है. So कुछ ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में मिलता है कि लेट्स से if, मैं ऐसा लिख देता हूँ, if in an electromagnetic wave, in an electromagnetic wave, electric field is given. So मैं directly लिख रहा हूँ, electric field is given like E naught sin omega t minus ky z. Then find expression for magnetic field. So आपको बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको बताइए. ऑप्शंस देगा आपको कुछ, तो मैं ऑप्शन आपको देता.
ऑप्शन डिजाइन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि अपने को दिया गया है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू भी दे सकता है, तो बी नॉट की वैल्यू कुछ ऐसा दे सकता है ई नॉट बाई सी साइन और ओमेगा टी माइनस के वाई इन आई कैप डायरेक्शन। ओके, दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसा दे रहा है, ध्यान से आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ई नॉट सी साइन के वाई माइनस ओमेगा टी जे कैप। थर्ड ऑप्शन माइनस ई नॉट बाई सी साइन ओमेगा टी माइनस के वाई जेड कैप। लास्ट ऑप्शन ई नॉट बाई सी साइन के वाई माइनस ओमेगा टी आई कैप। ये चार ऑप्शन है, आपको ध्यान से राइट ऑप्शन पकड़ना है। और सी स्पीड ऑफ सी की स्पीड होती है, और अगर इसमें नहीं है तो आप नन ऑफ दिस भी बोल सकते हो। चलो सो पाओगे कि आपने ध्यान से सुना है ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स सिंपली दैट स्टफ दैट वी हैव ऑलरेडी नो कि लाइक क्रॉस प्रोडक्ट करना और समथिंग लाइक दैट। ए और डी जैसा कुछ बताया जा रहा है। सो नीड टू बी केयरफुल, यस। सो इसके आंसर्स देने के लिए आपको वेक्टर्स का नॉलेज और बेसिकली वेव्स का नॉलेज चाहिए, दैट्स डन। और थोड़ा सा भी आपने सीख लिया कि राइट हैंड रूल को कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं, उससे काम हो जाएगा। अच्छा, ये जो आगे चल करके आप देखोगे फोटॉन्स वाला जो रूल चल रहा होता है, वो फोटोन हम लोग अभी यूज नहीं करके बाद में बात कर लेंगे। इनको फोटॉन्स के टर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो इन मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होते हैं, सिंस ये जो लाइट का है या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनडेविएटेड जा रहा होता है, अगर ये अनडेविएटेड जाएगा तो एक और रिजल्ट चल रहा होगा कि जो लॉरेंज फोर्स होगा वो जीरो होगा। क्यू वी क्रॉस और ई प्लस वी क्रॉस बी होता है, ये लॉरेंज फोर्स होगा। तो हम यहाँ से यूज करके ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ना, और वी और बी 90 डिग्री पर होते हैं, तो बी नॉट इंटू सी के बराबर आ जाएगा। तो एक ये रिजल्ट भी अपने को याद रखना है। तो मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कराएगा तो हम इससे काम चला लेंगे। और सी अपने को पता रहता है, वैक्यूम में बात करेगा तो सी लगेगा। सो अगर हमको ई नॉट पता है, बी नॉट पता करना है, तो बी नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई सी हो जाएगी। और अगर सिमिलरली बी नॉट पता है तो ई नॉट निकाल सकते हैं। तो पॉइंट इज की मैग्नीट्यूड कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्शंस कन्वर्ट कर सकते हैं, और पूरा इक्वेशन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि ई से बी में कैसे कन्वर्जन चलते हैं और वो आपस में कैसे लिंक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया, मैं एक बार इसको जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। पहले तो ये पता करेंगे कि ये जो वेव है किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव है, ये अपने को पता है। तो लेट्स से इसको अगर हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है और ये प्लस वाई पे जा रहा है, ये आपको पता चल गया होगा। सो इसकी स्पीड वी या सी जो भी बोलो वो इधर रही होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है, तो ये जेड कैप प्लस जेड कैप है, तो इसका मतलब प्लस डायरेक्शन का प्लस जेड कैप में है, तो प्लस जेड कैप हम इधर बना लेते हैं। सो ये हमारी ई की डायरेक्शन हो गई। अब अपने को चाहिए बी, और हम जानते हैं कि वी बी और ई इस ऑर्डर पे राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं।
तो हमको v और e पता है तो b निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट करना हुआ ना, इसको इसके साथ क्रॉस कर दो, v क्रॉस e करोगे तो अपने आप b निकल के आ जाएगा, j क्रॉस इसके हिसाब से चलो तो j क्रॉस k करना है तो ये i डायरेक्शन आ जाएगी, इसका मतलब ये i डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो b की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सो b के साथ जो डायरेक्शन आना चाहिए वो डायरेक्शन i कैप आना चाहिए, पहली बात। तो ये i कैप के साथ है, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये i कैप के साथ है, दो ऑप्शन आपके निकल गए। बाकी दो पे अपने को देखना है दोनों में डिफरेंस क्या जा रहा है, मैग्नीट्यूड देखो बराबर जा रहा है। फिर ये साइन ओमेगा टी माइनस के वाई है, के वाई माइनस ओमेगा टी है। अगर हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि सेम फॉर्मेट पे रहता है, तो सेम फॉर्मेट में लिखेंगे तो वही वाला चलेगा जो इसी फॉर्मेट का लिखा होगा, अदरवाइज फेज में आउट ऑफ फेज हो जाएंगे, 180 डिग्री का गैप आ जाएगा। सो डी को नहीं मार्क करेंगे, डी बेसिकली माइनस आई बताएगा। अगर इसको ओमेगा टी माइनस के वाई लिखोगे तो एक माइनस लगाना पड़ेगा अपने को, तो ये माइनस आई होगा, ये बोलेगा बी हमारे इधर है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट कौन सा रहेगा, राइट ए ऑप्शन रहेगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर दो। सो ये आपके लिए हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई वी बी किस तरह से होते हैं और कहाँ से क्रिएट हुए हैं, और इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसका इक्वेशन आपको मिलता है, अभी लास्ट ही डेज पेपर को देख रहा था, किसी स्टूडेंट ने पूछा, तो उस पर भी अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुए हैं उसके ऑलमोस्ट हर एक पेपर में इक्वेशन दिख रहा था। सो पॉइंट इसकी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन आ सकता है, और ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है, उसके और पीछे का बैकग्राउंड ये है, और इस थर्ड स्लाइड और फोर्थ स्लाइड के बीच में काफी कुछ मिसिंग है बीच का, जो मैक्सवेल ने किया, वो आपको उसका डीप पे जाने की अभी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आपको भी जा सकते हो whenever you have extra time, but do remember कि this is how the electromagnetic waves are given or expressed। अगर आपको इतना समझ में आता है तो अब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ये जो रेज है ये जनरेट कैसे होते हैं, तो मैक्सवेल ने उसके बारे में भी बोला, इन्हीं को इंटरप्रेट करके। क्या बोला, बेसिकली इसी का इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने कहा आप जानते हो कि ये लाइट जनरेट होती है, लाइट आती है सन से भी आती है, और हम लोग भी आर्टिफिशियल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वेदर रेडिएशन ले लो आप, ये रेडियो वेव्स हो ले, माइक्रोवेव्स हो, या कोई भी वेव हो, हाउ दे आर क्रिएटेड, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड। सो मैक्सवेल ने उसको बताया। मैक्सवेल ने कहा कि जब कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल, सारा कुछ चार्ज से रिलेटेड है, जब कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा होता है तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है टाइम के साथ वेरी करने वाला, और साइनोसॉइडल मैग्नेटिक फील्ड देता है टाइम के साथ वेरी करने वाला। कोई भी एक आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास सिमेट्रिकल लॉज हैं, ये जो 4 किरचॉफ के लॉज लिखे हुए हैं, इक्वेशंस लिखी हुई हैं। सो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो मैक्सवेल्स का रूल क्या है, या फिर जो रूल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्रिएट होने का कॉज क्या है, वो एक स्टेटमेंट काफी होगा। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो ऐसा बोलेंगे, एक्सिलरेटेड चार्ज। तो जब कभी चार्ज को आप एक्सिलरेट करोगे तो आप पाओगे कि वहां से वेव क्रिएट होती है। एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस साइनोसॉइडल, हम लोग ये सब बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये साइनोसॉइडल फॉर्म में रहती है, क्योंकि हम तभी क्या बोल सकते हैं, तभी हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारी वेव इक्वेशन है, क्योंकि आप जानते हो कि वेव इक्वेशन हम लोग साइनोसॉइडल फॉर्म में ही पढ़ते हैं और जो कि प्रैक्टिकली चलती है। दे प्रोड्यूसेस साइनोसॉइडल accelerated charge produces sinusoidal time varying magnetic field and electric field। Accelerated charge produces sinusoidal time varying magnetic field and electric field। So ये इनका कॉज था, और वो जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडल थी जो हम लोगों ने लिखी थी, इसका मतलब है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करते हैं।
thus electromagnetic wave is produced. इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इक्वेशन क्या हो सकती हैं? वो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा जो कि E नॉट साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, kx माइनस ओमेगा टी मैं एक फॉर्म में लिख रहा हूँ। एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन आएगा जिसके लिए हम लोग लिखेंगे B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और ये किसी और डायरेक्शन में रहेगा। आपको क्या ख्याल में रखना है? आपको ये ख्याल में रखना है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ये तीनों वेक्टर्स, तीनों को मिला करके आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए और राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाना चाहिए। और जब कभी हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो इसके ऑसिलेशन की डायरेक्शन होती है, और जब कभी ये लिखते हैं तो इसके ऑसिलेशन की डायरेक्शन होती है, और ये इनके एम्पलीट्यूड्स हैं, वो आप जानते हो। एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है वो भी हम समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन अपना जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखा था, ई नॉट की वैल्यू बी नॉट इंटू सी के बराबर होती है। तो एक तो आपको ये याद रखिए। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी के बारे में क्या लिखते हैं, जो कि ओमेगा बाई के होती है, और इसकी वैल्यू आती है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस पे होता है। और अगर किसी मीडियम पर होंगे तो मीडियम पे भी क्या लिखने वाले हैं? मीडियम पे लिखने वाले 1/√μ एप्सिलॉन, और ये किसी मीडियम की है। और म्यू क्या होगा अपने लिए? म्यू की वैल्यू आती है म्यू रिलेटिव म्यू नॉट, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। अगर अपने को मीडियम की वैल्यूज पता होगी तो उस मीडियम के लिए हम वी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और कई बार आपसे वो रेशियो निकालता है कि मीडियम की वेलोसिटी और फ्री स्पेस की वेलोसिटी का रेशियो बताइए, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। फ्री स्पेस पे जो होता है उसको हम लोग सी नाम से बुला लेते हैं और इसको वी बुलाते हैं। तो अगर हम कभी वी बाई सी निकालें, आपने देखा होगा आगे चल करके, आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, अभी हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ने वाले, आपने सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम लोग एन से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि ये सी बाई वी के होती है, बराबर होती है। सी जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, और वी स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम पर होती है। आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी। अब इसको अगर आप यहाँ पे यूज करो तो आप देखोगे कि क्या आएगा। सी की वैल्यू है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यार ये 1/√μ रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे कि ये ऊपर चला जाएगा और ये आएगा अंडर रूट म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर कभी आपको बात करना हो तो ये कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि म्यू रिलेटिव की वैल्यू 1 के अप्रोक्सीमेटली ही होती है, और म्यू आर हमारा ज्यादा फैक्टर से होता है, तो इसको म्यू आर को हम लोग ड्रॉप भी कर लेते हैं। तो कभी अगर फ्यूचर में आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो आप इसके बारे में इसको यूज कर सकते हो, रिलेटिव रिलेटिव। आप जानते हैं एप्सिलॉन रिलेटिव की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, और उसी के स्पेस उसके बेसिस पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। जनरली म्यू आर की जो वैल्यू होती है रफली 1 के क्लोज होती है। अगर ऐसा रहा होगा मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल मीडियम में जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इन केस अगर अपने को पूछा जाए कि बताइए कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये दिया होगा तो फिर 1 दिया होगा तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो तो इसको 1 यूज करेंगे, और ये परमिटिविटी जो है उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू विल सी कि हम किस तरह से हम लाइट के कॉन्सेप्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, और लाइट की स्पीड को भी यूज कर रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो कि ऑप्टिक्स में यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी आइडिया मिल गया। और ये सारा कुछ कहाँ से रिलेटेड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है। ओके, ये काफी कुछ बेसिक वाला पार्ट आज मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसको आप पढ़ के आइए, और बेटर होगा कि एक बार एनसीईआरटी या सीवी से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ करके आए तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। मोस्टली क्वेश्चंस जो इस पे रहते हैं वो इसी को लेकर के आता है क्वेश्चन।
और कुछ थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं वेव से रिलेटेड। उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। इक्वेशन में करेक्शन कहाँ गया है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये भी एक नया पॉइंट है। दैट्स ऑल, यही अपने काम का है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Okay, if there's nothing, so that's all for the day. See you tomorrow then.